नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करेंगे कल के पेपर की आंसर की। और आपका कल का पेपर था 27वां, जिसमें 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे और ये हमारा लास्ट पेपर था। आज से आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आप लोगों के लिए शेयर करते रहेंगे। तो ये 30 क्वेश्चंस जो आप लोगों को कल पूछे गए थे, इनके आंसर की आज हम सॉल्व करने वाले हैं। रिजल्ट आप सभी को मिल ही गया है और रिजल्ट आप सभी ने देख लिया होगा। करीबन 145 के समथिंग कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था, जिसमें से 80% मार्क्स ऑब्टेन करने वाला एक कैंडिडेट था एंड 77% के समथिंग मार्क्स जो है ऑब्टेन करने वाला कैंडिडेट भी एक था एंड 70% से अबव मार्क्स ऑब्टेन करने वाले 5 कैंडिडेट थे। डेली 10 क्वेश्चंस की सीरीज अपनी होती थी, तो उसमें 90% 100% वाले काफ़ी स्टूडेंट हो जाते थे। बट आज 30 क्वेश्चंस की ये टेस्ट सीरीज हुई है, तो काफ़ी कम आप लोगों का स्कोर रहा है। जैसे जैसे मतलब क्वेश्चंस की संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे आपका स्कोर कम होता जाता है। कोई बात नहीं। और कल राजस्थान सीएचओ का भी रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। जो लोग सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। एक तो आपकी ईएसआईसी की एग्ज़ाम होने वाली है, ठीक है। इसका तो डेट फिक्स है 7 जुलाई। एंड डीएसएसबी जो डीएसएसबी है, इसका भी एग्ज़ाम जुलाई में होने की प्रबल संभावनाएं हैं। मतलब कंफर्म नहीं कह रहे, बट हो सकता है कि जुलाई में आपका डीएसएसबी का भी एग्ज़ाम हो जाए। आरआरबी की वैकेंसी जल्द आने वाली है। उसके बाद आरआरबी का जो है एग्ज़ाम वगैरह होगा, फॉर्म भरे जाएंगे और नॉर्थ सेट इसके समथिंग आ जाएगा। मतलब आरआरबी को कंप्लीट होते होते नॉर्थ सेट भी आ जाएगा। तो बहुत सारी वैकेंसी जो है आने वाली है। आप लोग तैयारी करते रहे, बिल्कुल भी निराश हताश ना हो कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या होगा। आप तैयारी करोगे तो आपका नंबर कहीं ना कहीं जरूर आएगा। चलिए आज के पेपर की आंसर की सॉल्व करते हैं। ये टॉपर्स जो रहा है कल का फर्स्ट रैंकर, उसके आंसर की हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ उस स्टूडेंट के नाम, मोबाइल नंबर वगैरह वो प्राइवेसी हम लीक नहीं करेंगे। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए। ए स्केल दैट कैन नॉट बी यूज टू असेस ए सब्जेक्ट फॉर ए मूड डिसऑर्डर इज। ये यूपीएससी 2019 सॉरी ईएसआईसी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कौन सा वो स्केल है जो यूज नहीं करते हैं मूड डिसऑर्डर के सब्जेक्ट को असेस करने के लिए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये यूपीएससी में, यानी कि 4 ऑप्शंस आपको दिए गए थे और उनमें से आपको बताना था। बट हमने ये यूपीएससी पैटर्न का क्वेश्चन क्रिएट करके आप लोगों को पूछा था। तो देखिए यहाँ पे मूड डिसऑर्डर के असेस करने की यहाँ पे 3 स्केल दी हुई है और 2 स्केल ऐसी है जो यूज़ नहीं करते हैं। वो कौन सी है वो बतानी है। वैसे 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, बट यहाँ पे हमने क्वेश्चन क्रिएट किया तो हमें तो पता है कि 2 ऐसी स्केल है जो यूज़ नहीं करते हैं मूड डिसऑर्डर को असेस करने के लिए। तो पहला ऑप्शन देखिए, वैकफील्ड क्वेश्चनरी, नेक्स्ट हैमिल्टन रेटिंग स्केल, नेक्स्ट बैक इन्वेंट्री। ये 3 ऐसी स्केल है जिनसे हम क्या करते हैं, मूड डिसऑर्डर की जो मूड डिसऑर्डर है उनको असेस करने के लिए स्केल यूज करते हैं। लेकिन 2 कौन सी स्केल है, एक है आपकी एडिनबर्ग इन्वेंट्री, दूसरा ब्रेडन स्केल। ये हम काम में नहीं लेते हैं मूड डिसऑर्डर को असेस करने के लिए। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, 4 एंड 5। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। ब्रेडन स्केल प्रेशर शोर को असेस करने के लिए काम में लेते हैं। बेड शोर, प्रेशर शोर जिसको आप बोल सकते हैं, ब्रेडन स्केल उसमें काम में लेते हैं। तो यहाँ पे 4 एंड 5 जो है ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। स्टूडेंट्स ने करीबन 24 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए हैं, लेकिन 6 ऐसे क्वेश्चंस है जिनके रॉन्ग जवाब दे रखे हैं। इसलिए यहाँ पे जो भी स्टूडेंट ने जवाब दिए हैं वो मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा दिक्कत ये होता है कि मैं आंसर आपको ऑप्शन ए बता रहा हूँ, स्टूडेंट ने बी लिखा है गलती से, और आप जो है बी को याद कर लेंगे, ए को भूल जाएंगे, ठीक है। वो अपन ऑप्शंस यहाँ पे नहीं देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A relationship between two variables as the body mass index and blood pressure is determined by। देखिए यहाँ पे एक रिलेशनशिप दिया हुआ है 2 वेरिएबल्स के अंदर, एक BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स, दूसरा ब्लड प्रेशर। तो जो BMI और जो ब्लड प्रेशर, ये 2 वेरिएबल्स के बीच का जो रिलेशनशिप होता है, ये किसको मतलब इसको कैसे क्या डिटरमाइन हम कर सकते हैं, किसके द्वारा हम डिटरमाइन कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है चाई स्क्वायर टेस्ट, नेक्स्ट इंडिपेंडेंट टेस्ट, नेक्स्ट पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, नेक्स्ट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स का रिलेशनशिप है, यानी कि दोनों का आप
रिलेशनशिप अगर डिटरमाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कोरिलेशन की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है इससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फेज इन द बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व इज। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व की आपने अलग अलग फेजेस पढ़ी होगी और ऐसे क्वेश्चन अपन पहले भी सॉल्व कर चुके हैं कि जो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व है इसकी जो फेजेज है उनको आपको करेक्ट ऑर्डर में बताना है। आपने पढ़ रखी है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व की सभी फेजेज, बट आपको यहाँ पे पूछा गया कि करेक्ट ऑर्डर में आपको बताना है। तो जो फेजेज है वो आपके सामने है, लैग, डेक्लाइन, स्टेशनरी एंड एक्सपोनेंशियल। इनको आपको करेक्ट ऑर्डर में बिठाना है और आपको बताना है। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा, देखिए सबसे पहले तो आएगी आपकी लेग फेज। लेग फेज के बाद में आएगी आपकी एक्सपोनेंशियल फेज। कौन सी? एक्सपोनेंशियल फेज। इसके बाद में आपकी आएगी स्टेशनरी फेज। इसके बाद में आएगी आपकी डेक्लाइन फेज। तो इस प्रकार से ये करेक्ट ऑर्डर में ग्रोथ कर्व होता है, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा? 1 4 3 2, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ पे क्या है? करेक्ट जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फॉलोइंग आर द डाटा कलेक्शन टेक्निक यूज्ड इन द कम्युनिटी असेसमेंट एक्सेप्ट। देखिए यहाँ पे सिंपल से ये सवाल पूछा गया है कि जो डाटा कलेक्शन टेक्निक है, अगर कम्युनिटी असेसमेंट आप कर रहे हैं और कम्युनिटी असेसमेंट से आप डाटा कलेक्शन जो टेक्निक है वो यूज़ करेंगे, कम्युनिटी असेसमेंट करेंगे तो डाटा कलेक्शन टेक्निक भी आपको यूज़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सी ऐसी टेक्निक है या डाटा कलेक्शन की जो यूज़ नहीं लेते हैं, कब? जब आप कम्युनिटी असेसमेंट करते हैं। तो यहाँ पे पहला है मेकिंग एप्रोप्रिएट जजमेंट, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपेरिजन्स ऑफ प्रॉब्लम। नेक्स्ट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन एंड मेजरमेंट्स। देखिए एप्रोप्रिएट जजमेंट आपका होना बेहद ज़रूरी है, ये टेक्निक तो आपको यूज़ करनी है। साथ ही साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी आपका होना ज़रूरी है, तो ये भी टेक्निक आप यूज़ करेंगे। तीसरा इन्वेस्टिगेशन, आप एक कम्युनिटी के अंदर असेसमेंट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे इन्वेस्टिगेट भी करेंगे। अगर कोई मान लीजिए यहाँ पे आप कोई भी रिसर्च करने के लिए गए हैं और आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ मिली है जिसको आपको फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन और मेजरमेंट जो है वो आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। और कंपैरिजन ऑफ प्रॉब्लम को यहाँ पे आपको कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। आप कम्युनिटी असेसमेंट करने के लिए गए हैं, वो आप कंपैरिजन वगैरह बाद में कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे एक्सेप्ट से पूछा है तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड। जिन्होंने ऑप्शन सेकंड किया है उनको पूरे नंबर दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द बिलो इज रोल प्लेड बाय ए नर्स। देखिए यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है कि रोल जो होता है नर्स का, तो नर्स कौन कौन से रोल प्ले करती है? पहला है कम्युनिकेटर, नेक्स्ट है काउंसलर, नेक्स्ट है केयर गिवर, नेक्स्ट है फिजिशियन। देखिए यहाँ पे नर्स का रोल पूछ रहा है तो यहाँ पे फिजिशियन क्या होगा? क्या नहीं होगा, तो इसको तो हटा दीजिए। अब बचे आपके सामने 3C। 3C के अंदर आपके पास में क्या है? कम्युनिकेटर, काउंसलर एंड केयर गिवर। तो ये तीनों के तीनों क्या है? नर्सेज के रोल है, यानी 1 2 और 3 जो है वो आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब। तो जिन्होंने ऑप्शन ए लिखा था उनको पूरे मार्क्स दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए क्लिनिकल फीचर ऑफ पेशेंट विथ मेजर डिप्रेशन इंक्लूड्स। देखिए पेशेंट है मेजर डिप्रेशन का और आपको क्लिनिकल फीचर्स बताने हैं कि कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स इस पेशेंट में देखने को मिलेंगे। पहला एजिटेशन, नेक्स्ट बिहेवियर वेरिएशन, नेक्स्ट इंक्रीज एपेटाइट, नेक्स्ट है पैनिक अटैक। तो एक ऑप्शन आपको देख के ऐसा लग रहा होगा कि मेजर डिप्रेशन में क्या ऐसा हो सकता है, मतलब वो पॉसिबल ही नहीं है, क्लिनिकल फीचर पॉसिबल ही नहीं है। बाकी आपको देखिए यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, मतलब 3 ऑप्शंस तो आपके सही है, लेकिन एक ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो क्लिनिकल फीचर नहीं है मेजर डिप्रेशन का। तो देखिए जब भी कोई पर्सन डिप्रेस कंडीशन में जाता है या फिर डिप्रेशन का होता है तो क्या उसको भूख ज़्यादा लगती है? क्या नहीं, वो खाना पीना छोड़ देगा। अगर डिप्रेशन की कंडीशन में जाएगा तो वो खाना पीना छोड़ देगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में लिखा हुआ कि इंक्रीज एपेटाइट, नहीं बिल्कुल नहीं होगी, एपेटाइट इंक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज होगी। खाना पीना वो छोड़ देगा अगर डिप्रेशन की कंडीशन में जा रहा है तो यहाँ पे ये एक ऑप्शन गलत है। बाकी एजिटेशन होगा, बिहेवियर वेरिएशन होगा एंड पैनिक अटैक होगा, यानी ए बी और डी। जिस ऑप्शन में आ रहा है ए बी और डी, देखिए यहाँ पे ऑप्शन थर्ड इसके अंदर ए बी डी आ रहा है, ये आपका क्या होगा? सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एम्स रायपुर का क्वेश्चन था और ये भी एम्स रायपुर का ही क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ए करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इक्लेम्सिया। यहाँ पे देखिए इक्लेम्सिया का कौन सा एक करेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है? देखिए यहाँ पे ये पूछा गया नहीं है। जो लोग ये करके आ रहे हैं करेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है
इक्लेम्पसिया के हैं तो वो गलत कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन को आप पढ़ लिया करो कि इक्लेम्पसिया के सभी करेक्टरिस्टिक फीचर है, कौन से नहीं है वो आपको बताने हैं। पहला है मार्क्ड प्रोटीनूरिया, बिल्कुल इक्लेम्पसिया की कंडीशन में मार्क्ड प्रोटीनूरिया जो है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है सीजर्स, सीजर्स भी आएंगे इक्लेम्पसिया होगा तो। देन फेशियल एडिमा, माइल्ड फेशियल एडिमा ये नहीं होगा। इसमें जो एडिमा होगा मतलब माइल्ड एडिमा तो होता है बट एक्सट्रीमिटीज का होता है। फेशियल एडिमा आपको किस में देखने को मिलेगा? प्री इक्लेम्पसिया के अंदर। तीसरा बीपी ग्रेटर देन 160/110 mmHg, बिल्कुल ब्लड प्रेशर बढ़ता ही बढ़ता है। ये तो हाइपरटेंशन की ही प्रॉब्लम है, इक्लेम्पसिया एंड प्रीक्लेम्पसिया, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट मसल वीकनेस, ये भी यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया कि इक्लेम्पसिया के कौन से करेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। तो यहाँ पे एक तो आपका थर्ड ऑप्शन है जो नहीं है, एक आपका मसल वीकनेस फिफ्थ ऑप्शन ये नहीं है। तो यानी 3 एंड 5 जो ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक फीचर्स नहीं है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। तो आपको दो क्वेश्चन मिलते हैं, एक तो जो फीचर्स नहीं है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा ही गया है। दूसरा आपको ये भी याद करना है कि इक्लेम्पसिया के कौन कौन से करेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। आपको सिंपल से एक क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन भी मिल सकता है। तो मार्क्ड प्रोटीनूरिया, सीजर्स, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होगा 160/110 mmHg, ये आपको तीनों फीचर्स याद रखने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ पाइलोनेफ्राइटिस इंक्लूड्स, देखिए यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा गया कि पाइलोनेफ्राइटिस जो है उसके सभी के सभी क्या है? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, या फिर आपको बताने हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कौन कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है पाइलोनेफ्राइटिस के। पहला ऑप्शन देखिएगा, एब्डोमिनल एंड सुप्राप्यूबिक पेन, नेक्स्ट कोस्टोवर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस, नेक्स्ट परसिस्टेंट वॉमिटिंग, नेक्स्ट सीवियर डिहाइड्रेशन। देखिए पाइलोनेफ्राइटिस जब होता है ना किसी पर्सन को, तो देखिए एब्डोमेन और सुप्राप्यूबिक पेन नहीं होगा, एब्डोमेन एंड सुप्राप्यूबिक पेन नहीं होगा। जो पेन होगा वो कहाँ पर होगा? जो पेन होगा वो होगा कोस्टोवर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस। यहाँ पे कोस्टोवर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस रहेगी तो इस जगह आपको पेन भी देखने को मिलेगा पाइलोनेफ्राइटिस की कंडीशन में। यहाँ पे पाइलोनेफ्राइटिस अगर किसी पर्सन को होता है तो परसिस्टेंट वॉमिटिंग होगी, और अगर बारी बारी से वॉमिटिंग कर रहा है, बारी बारी से अगर कोई पर्सन उल्टियाँ कर रहा है तो उसको डिहाइड्रेशन के भी रिस्क रहेंगे। तो यहाँ पे सीवियर डिहाइड्रेशन भी होगा। तो यहाँ पे तीन ऑप्शंस जो आपको दिए हुए हैं ये क्या है? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। ऐसा का ऐसा ही छप सकता है आपके एग्जाम के अंदर, इसको अच्छे से याद कर लेना, दिमाग में बिठा लेना। कोस्टोवर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस होगी, परसिस्टेंट वॉमिटिंग एंड डिहाइड्रेशन, ये तीनों फीचर्स होंगे पाइलोनेफ्राइटिस के। बी सी एंड डी किस ऑप्शन में आ रहा है? बी सी डी ऑप्शन सेकंड के अंदर। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। ये भी हम रायपुर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ फॉल्स लेबर। यहाँ पे सिंपल से क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से फीचर्स नहीं है किसके? फॉल्स लेबर के। फॉल्स लेबर के कौन से फीचर नहीं है? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो दो ऑप्शंस या तीन ऑप्शंस जो भी दिए हुए हैं जो फॉल्स लेबर के फीचर नहीं है वो किसके फीचर है? ट्रू लेबर के। किसके फीचर है? ट्रू लेबर के। चलिए पढ़ते हैं पहले। कॉन्ट्रैक्शंस इरेगुलर, तो फॉल्स लेबर अगर होगा तो कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो कैसे होंगे? इरेगुलर होंगे, सही बात है। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शंस लेजन्स विथ एक्टिविटी एंड रेस्ट, कॉन्ट्रैक्शंस जब आएंगे तो पर्सन जो है एक्टिविटी करेगा या फिर रेस्ट करेगा तो कॉन्ट्रैक्शंस जो है उनकी फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये भी सही बात है, फॉल्स लेबर में ऐसा होता है। नेक्स्ट सर्विक्स प्रोग्रेसिवली इफेक्ट एंड डायलेटेड, ये नहीं होगा फॉल्स लेबर में, ये होगा किसमें? ट्रू लेबर का ये साइन है। किसका साइन है? ट्रू लेबर का, कि सर्विक्स जो है प्रोग्रेसिवली इफेक्ट हो रहा है और डायलेट हो रहा है, ये ट्रू लेबर में आपको देखने को मिलेगा। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, ये आपको फॉल्स लेबर में देखने को मिलेगा। एंड रेगुलरली यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, ये भी आपको किसमें देखने को मिलेगा? ट्रू लेबर के अंदर। तो यहाँ पे सिंपल से ये पूछा गया कि फॉल्स लेबर के कौन से फीचर्स नहीं है। तो एक तो आपका हो गया थर्ड ऑप्शन जो कि ट्रू लेबर का है, एक हो गया आपका फिफ्थ ऑप्शन, ये आपके ट्रू लेबर के हैं जो दोनों फॉल्स लेबर के फीचर्स नहीं है। तो यहाँ पे 3 एंड 5 जो ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब, यानी ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। बाकी तीन जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ये तीनों फॉल्स लेबर के हैं। जो दो ऑप्शन आपको बताए गए हैं 3 एंड 5, ये दोनों जो है ट्रू लेबर पेन के हैं। इनको अच्छे से याद कर लेना, हो सकता है सिंगल लाइनर क्वेश्चन भी आपको पूछ लिया जाए। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं उनमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे फॉल्स लेबर पेन का भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, दूसरा आपका ट्रू लेबर पेन का भी यहाँ पे।
तो इस प्रकार से मतलब हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है, तो इनको अच्छे से याद करना ही करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर गेवास फीडिंग ऑफ द इन्फेंट द फॉलोइंग इक्विपमेंट आर नीडेड। देखिए एक बच्चा जो है या फिर जो इन्फेंट है उसको गेवास फीडिंग के लिए कौन से इक्विपमेंट की अपने को ज़रूरत पड़ेगी। एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप क्या करेंगे, गेवास फीडिंग देंगे एक इन्फेंट को, तो आपको कौन कौन से इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। पहला है रबर सिलिकॉन फीडिंग ट्यूब, नेक्स्ट है a 10 to 14 French catheter, next a non-allergic tab to mark the distance on the tube, नेक्स्ट वाटर सोल्यूबल ल्यूब्रिकेंट। देखिए यहाँ पे एक ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा जिसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बाकी सभी जो इक्विपमेंट है उनकी ज़रूरत पड़ेगी अगर आप गेवास फीडिंग किसी इन्फेंट को दे रहे हैं तो। देखिए यहाँ पे एक 10 से 14 फ्रेंच का एक कैथेटर दिया हुआ है जिसकी ज़रूरत आपको फीडिंग के दौरान नहीं पड़ती है। कैथेटर की ज़रूरत कब पड़ती है, जब किसी को यूरिनरी प्रॉब्लम्स हो या उस टाइम जो है कैथेटर यूज़ लिया जाता है। बट यहाँ पे आपको फीडिंग ट्यूब की ज़रूरत होगी एंड नॉन एलर्जिक टैप की ज़रूरत होगी, एक आपको वाटर सोल्यूबल लुब्रिकेंट की भी ज़रूरत होगी। यानी कि 1, 3 और 4 जो ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब, जो आपको इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी इन्फेंट गेवास फीडिंग के दौरान। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी। देखिए 1, 3, 4 यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द कोज ऑफ हाइपोपैराथायरॉयडिज्म इंक्लूड। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के कौन कौन से कॉजेज है ये आप लोगों को यहाँ से बताना है। पहला ऑप्शन देखिए, डैमेज ऑफ ग्लैंड्स ड्यूरिंग थायरॉयडिक्टमी। थायरॉयडिक्टमी की सर्जरी की गई थी और उस दौरान ग्लैंड जो है वो डैमेज हो गई थी जिसकी वजह से क्या हो सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म। तो ये तो क्या है, कॉज है, बिल्कुल कॉज है, आपने बहुत बार पढ़ रखा है। नेक्स्ट कंजेनाइटल एनोमली ऑफ द ग्लैंड्स। ग्लैंड्स की कंजेनाइटल एनोमली हो सकती है जिसकी वजह से हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हो सकता है, सही बात है। नेक्स्ट है फ्रैक्चर्ड बेस ऑफ स्कल। क्या स्कल का फ्रैक्चर होगा तो क्या हाइपोपैराथायरॉयडिज्म होगा, या फिर जो थायराइड ग्लैंड की जो एक्टिविटी है क्या वो जो है अल्टर्ड होगी, नहीं होगी। बेस ऑफ स्कल का अगर फ्रैक्चर हो रहा है तो ये इसका कोई कॉज नहीं है, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म का कॉज नहीं है। नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ एंटीबॉडीज ऑफ पैराथायरॉयड सेल्स। पैराथायरॉयड सेल्स के प्रति अगर एंटीबॉडीज डेवलप हो जाए तो इसकी वजह से भी जो है मतलब थायराइड ग्लैंड जो है अल्टर्ड हो सकती है और हाइपोथायरॉयडिज्म देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे देखिए हाइपोपैराथायरॉयडिज्म जो है उसके कॉजेज क्या क्या हो गए। एक तो ग्लैंड जो है वो डैमेज हो सकती है ट्यूबेक्टमी के दौरान, दूसरा जो है ग्लैंड में कंजेनाइटल एनोमली हो सकती है, तीसरा एंटीबॉडीज जो है पैराथायरॉयड सेल्स पे डेवलप हो सकती है जिसकी वजह से हाइपोपैराथायरॉयडिज्म देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे ए, बी और डी जो है वो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन थर्ड जो है वो आपका क्या है, करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रायोरिटाइज द मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ डाटा कलेक्शन के मेथड्स दिए हुए हैं, उनको आपको प्रायोरिटाइज करना है। मतलब सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद कैसे आप मतलब डाटा कलेक्शन करेंगे, वो ऑर्डर वाला क्वेश्चन ही समझिए, ठीक है, कि करेक्ट ऑर्डर में आपको बताना है। वैसे ही आपको प्रायोरिटाइज करके आपको बताना है कि सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद किसको प्रायोरिटी देंगे। इस प्रकार से आपको बताना है डाटा कलेक्शन मेथड के बारे में। पहला देखिए, ऑब्जर्व द पेशेंट बाय यूजिंग द एसेंस लाइक साइट एंड स्मेल एंड हियरिंग एंड टच। नेक्स्ट है इंटरव्यू द patient to obtain data by asking relevant questions. Next, examine the patient to review the functioning of all major systems of the body through the laboratory method. Next, use inspection, palpation, percussion and auscultation in physical examination. देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया डाटा कलेक्शन का, इसमें प्रायोरिटाइज कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, पेशेंट के साथ में इंटरव्यू करना है। मतलब पेशेंट के साथ में इंटरव्यू करना है और पेशेंट को पूछना है आपको क्या क्या दिक्कत है, वो हिस्ट्री आप कलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला तो क्या हो जाएगा आपका इंटरव्यू, यानी पेशेंट से आप इंटरव्यू करेंगे, उनसे जो भी डाटाज है प्रॉब्लम से रिलेटेड वो आप ऑब्टेन करेंगे। देन इसके बाद आप क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, पेशेंट को ऑब्जर्व करेंगे कि भाई इसकी जो साइट, स्मेल, हियरिंग, टच के प्रति सेंस कितनी क्या है, ये चीज़ जो है वो आप चेक करेंगे, ठीक है। तो बी के बाद में आपका आ जाएगा ए। इसके बाद आपको क्या करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन आपको करना है, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकोशन एंड ऑस्कल्टेशन, ये आपको करना होगा। सबसे लास्ट में आपको क्या करना है, भाई ये सब कुछ आपने कर लिया और आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिला है, तो मतलब पेशेंट की जो बॉडी सिस्टम का जो भी आपको लेबोरेटरी टेस्ट करवाना है वो आप करवाएंगे। तो लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, सी, यानी BADC। जहाँ पे BADC आ रहा है वो आपका सही जवाब है, यानी ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द फंक्शंस ऑफ कम्युनिटी आर। कम्युनिटी के कौन से फंक्शंस है यहाँ पे
ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से देखने हैं और चूज करना है। इट प्रोवाइड स्पेस ऑफ सोशलाइजिंग एंड रिक्रिएशन, नेक्स्ट इट प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, नेक्स्ट सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन फॉर इट्स मेंबर, नेक्स्ट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्शन अमंग मेंबर्स। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा, कम्युनिटी के जो फंक्शंस होंगे वो क्या होंगे, ए बी सी एंड डी, यानी चारों के चारों क्या है कम्युनिटी के फंक्शंस है। ये सोशलाइजिंग एंड रिक्रिएशन के लिए स्पेस प्रोवाइड करवाता है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी जो है कम्युनिटी के अंदर होती है, सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन फॉर इट्स मेंबर, ये भी कम्युनिटी का ही फंक्शंस होता है, अपॉर्चुनिटी, हर एक मेंबर को अपॉर्चुनिटी कम्युनिटी में मिलती है, तो ये भी एक कम्युनिटी का क्या है फंक्शन है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ। यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ जो है वो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द सिम्टम ऑफ कंजेनाइटल एप्लास्टिक एनीमिया इंक्लूड, कंजेनाइटल एप्लास्टिक एनीमिया के सिम्टम आप लोगों को बताने हैं, कौन कौन से कंजेनाइटल एप्लास्टिक एनीमिया के सिम्टम्स है। पहला पुरपुरा, नेक्स्ट पेचाई, नेक्स्ट न्यूट्रोपीनिया, नेक्स्ट थैलेसेमिया। तो देखिए यहाँ पे थैलेसेमिया जो है वो तो एक डिजीज कंडीशन हो गई अलग ही, ठीक है। यहाँ पे आपको पूछा है कंजेनाइटल एप्लास्टिक एनीमिया की सिम्टम, तो पुरपुरा आपको देखने को मिलेगा, पेचाई जो है वो बन जाएंगे, न्यूट्रोपीनिया की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे ए बी और सी ये तीनों फीचर जो है, ये तीनों सिम्टम्स आपको कंजेनाइटल एप्लास्टिक एनीमिया में देखने को मिलेंगे, यानी ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाफ क्वेश्चंस यानी कि 15 क्वेश्चन आ चुका है, 50% अपना जो है टेस्ट के आंसर की हम यहाँ तक पहुँचने वाले हैं, मतलब पहुँच गए हैं। द की एक्टिविटीज़ नेसेसरी इन बजटिंग आर, बजटिंग के लिए की एक्टिविटीज़ जो नेसेसरी है वो आपको बतानी है कि बजटिंग के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज जो है नेसेसरी होती है। पहली है एक्विजिशन, नेक्स्ट एलोकेशन, नेक्स्ट कंट्रोलिंग, नेक्स्ट एफिलिएशन। तो यहाँ पे एक एफिलिएशन जो है वो एक की मतलब की एक्टिविटीज नहीं है बजटिंग की, बाकी यहाँ पे तीन ऑप्शंस जो दिए हुए हैं ए बी एंड सी, तीनों ही क्या है बजटिंग की एक्टिविटीज है जो जरूरी होती है, नेसेसरी होती है। ए बी सी जो है वो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सेफ्टी प्लानिंग फॉर द चाइल्ड विथ सीजर डिसऑर्डर इंक्लूड। देखिए सीजर डिसऑर्डर्स अगर किसी बच्चे को आते हैं तो उसके लिए सेफ्टी प्लानिंग क्या क्या आप करेंगे एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपको बताना है। पहला ऑप्शन है द चाइल्ड शुड नॉट बी फेल्ट अलोन इन द बाथ टब, बाथ टब के अंदर अगर बच्चा है नहा रहा है तो उसको अकेला नहीं छोड़ना है। चिल्ड्रन हु बाथ अलोन शुड यूज द शॉवर, शॉवर अगर यूज कर रहा है तो बच्चे को अकेला छोड़ सकते हैं, बट बाथ टब के अंदर आप अकेला नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट है शुड वियर ए हेलमेट टू प्रोटेक्ट हेड इन केस ऑफ फॉल, हेलमेट जो है वो बच्चों को आप पहना सकते हैं जिससे कि अगर सीजर्स के दौरान बच्चा गिरता है तो उससे हेड की इंजरी से उसको बचाया जा सके। नेक्स्ट ए फॉर्म ऑफ मेडिकल आइडेंटिफिकेशन शुड बी वर्न, बच्चे को मेडिकल आइडेंटिफिकेशन के लिए आप मेडिकल आइडेंटिफिकेशन ब्रेसलेट जो है वो पहनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है, मतलब ये जो सारे ऑप्शंस है ये सभी के सभी क्या है सेफ्टी प्लानिंग है। आपको पता चल जाएगा ब्रेसलेट पहना हुआ है कि इस बच्चे को क्या आ रहा है, मतलब सीजर्स आते हैं तो ये आपको ब्रेसलेट से आइडेंटिफिकेशन जो आपने लगा रखा है बच्चे के, उससे आपको पता चल जाएगा। तो ये सारे जो चारों ऑप्शन है यानी ए बी सी डी, ये सारे के सारे क्या है सेफ्टी प्लानिंग है सीजर्स डिसऑर्डर के बच्चे के लिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन फोर्थ जो है वो करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कंपोनेंट्स ऑफ डिसेंसिटाइजेशन इंक्लूड्स। देखिए यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि जो डिसेंसिटाइजेशन होता है उसके कंपोनेंट्स आपको बताने हैं। डिसेंसिटाइजेशन के कौन से कंपोनेंट्स हैं, पहला हायरार्की कंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट विजुअलाइजेशन, नेक्स्ट रिलैक्सेशन, नेक्स्ट आइटम प्रेजेंटेशन। तो जो डिसेंसिटाइजेशन होता है उसके ये जो चारों ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, चारों के चारों क्या है कंपोनेंट्स है, और ये भी एम्स रायपुर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वैसे ऑलमोस्ट यहाँ पे एम्स रायपुर के पूछे हुए क्वेश्चन ही है जो यूपीएससी पैटर्न के थे, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ये क्वेश्चंस अलग से यहाँ पे क्रिएट किए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ जो है वो आपका क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब, सभी के सभी क्या है डिसेंसिटाइजेशन के कंपोनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द टाइप ऑफ फीवर इन विच द टेम्परेचर फ्लक्चुएट मोर देन 2 डिग्री ऑल अबाउ नॉर्मल ड्यूरिंग ए 24 आवर पीरियड इज। यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा गया है 24 घंटे के पीरियड के अंदर टेम्परेचर जो है, मतलब आपको फीवर का टाइप पूछना चाह रहा है कि टेम्परेचर जो है वो मोर देन 2 डिग्री सेंटीग्रेड जो है फ्लक्चुएट होता है ऑल अबाउ नॉर्मल ड्यूरिंग ए 24 आवर पीरियड। बाकी जो है पूरे दिन में जो है ये वैसे नॉर्मल रहता है 24 घंटे में, लेकिन ये जो है कभी कभी फ्लक्चुएट होता है 2 डिग्री सेंटीग्रेड, सिर्फ कितना होता है 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है कभी कभी। तो ये किस टाइप के फीवर को इंडिकेट कर रहा है,
तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब होगा, पहले देखिए इंटरमिटेंट फीवर, नेक्स्ट रेमिटेंट, नेक्स्ट रिकरेंट, नेक्स्ट रिलैप्सिंग। यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सेकंड। ये रेमिटेंट फीवर को इंडिकेट करता है, यानी कि रेमिटेंट फीवर की ये डेफिनेशन है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द इथिकल प्रिंसिपल इन द नर्सिंग प्रोफेशन आर। आपको यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि नर्सिंग प्रोफेशन में जो इथिकल प्रिंसिपल है वो कौन कौन से हैं, वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे देखिए बेनिफिशेंस, नेक्स्ट नॉन मालेफिसेंस, नेक्स्ट फेडलिटी, नेक्स्ट वेरासिटी। तो आपने इथिकल प्रिंसिपल पढ़े होंगे नर्सिंग प्रोफेशन के। तो ये सारे के सारे यानी ABCD जो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये सारे के सारे क्या है, इथिकल प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ABCD यानी ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद एक्यूट फेरिंजाइटिस इंक्लूड। देखिए एक पेशेंट है एक्यूट फेरिंजाइटिस का, और इसके लिए आपको न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट करना है। तो यहाँ पे बताइए क्या क्या न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट एक्यूट फेरिंजाइटिस के पेशेंट के लिए आप करेंगे। पहला है एडवाइज द फॉर लिक्विड एंड सॉफ्ट डाइट। बिल्कुल सी बात है कि आप लिक्विड और सॉफ्ट डाइट के लिए एडवाइस करेंगे। नेक्स्ट एडमिनिस्टर IV फ्लूइड फॉर हाइड्रेशन। हाइड्रेशन के लिए आप IV फ्लूइड एडमिनिस्टर करेंगे, नहीं करेंगे। नेक्स्ट एडवाइस टू अवॉइड कूल बेवरेजेस एंड आइसक्रीम। पेशेंट को आप कहेंगे कि फेरेंजाइटिस आपको हो रखा है तो जो भी कोल्ड बेवरेजेज है, आइसक्रीम्स है, वो आपको क्या करनी है, अवॉइड करनी है। नेक्स्ट अवॉइड टू ड्रिंक मोर फ्लूइड्स, एंड ज़्यादा फ्लूइड्स आपको नहीं लेना है। इसके लिए भी मतलब आपको बताना है कि मोर फ्लूइड्स आपको ड्रिंक जो है मतलब करते रहना है। सॉरी, यहाँ पे एडवाइस लिखा हुआ है, मतलब एडवाइस करना है कि मोर फ्लूइड जो है वो आप लेता रहे, ड्रिंक करता रहे, लेकिन आपको ठंडा नहीं पीना है। ये भी एडवाइस आपको देनी है। तो यहाँ पे जो आपके न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट रहेंगे वो क्या क्या रहेंगे। एक तो ऑप्शन ए रहेगा, तीसरा C एंड D, यानी A, C एंड D जहाँ पे आ रहा है, यानी ऑप्शन C जो है, ऑप्शन थर्ड जो है, वो आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब। यहाँ पे एक जो एडवाइस नहीं देनी है वो ये रहेगी आपकी, एडमिनिस्टर IV फ्लूइड फॉर हाइड्रेशन। यहाँ पे पूछा गया न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट, आप बता रहे मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में आपको पूछा जाता तो फिर आप एडमिनिस्टर IV फ्लूइड भी कर देते, बट यहाँ पे न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट पूछा गया है, तो न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग ही आपको बताना है। तो ACD जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए स्टेटमेंट ऑफ प्रेडिक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल इन ए रिसर्च स्टडी इज कॉल्ड। ये तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा रिसर्च में, और याद भी कर रखा होगा। इस सबसे सिंपल डेफिनेशन जो होती है ना, ये वही है। रिसर्च के अंदर सबसे सिंपल डेफिनेशन यही है। वो स्टेटमेंट आपको बताना है, मतलब स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिया हुआ है, रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल इन रिसर्च स्टडीज कॉल्ड। यानी कि रिसर्च स्टडी के अंदर अगर दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच की स्टडी की जाती है, उनके रिलेशनशिप की, तो वो क्या कहलाती है। पहला एजम्पशन, नेक्स्ट प्रोपोजिशन, नेक्स्ट ऑपरेशनल डेफिनेशन, नेक्स्ट हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे ये जो डेफिनेशन दी हुई है किसकी है, ऑप्शन फोर्थ, हाइपोथेसिस। सबसे सिंपल डेफिनेशन है ये रिसर्च के अंदर कि दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप जो है उसको प्रेडिक्ट किससे किया जाता है, हाइपोथेसिस से। बिल्कुल सिंपल सी ये डेफिनेशन है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, हाइपोथेसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द एडवांटेज ऑफ पेपर हेल्थ रिकॉर्ड्स आर। जो पेपर हेल्थ रिकॉर्ड्स है उनके एडवांटेज आपको बताने क्या क्या एडवांटेज होते हैं पेपर हेल्थ रिकॉर्ड्स के। पहला ऑप्शन देखिए, एक्सेस में बी डिलेड। नेक्स्ट रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन में बी स्लो। नेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन इज टाइम कंज्यूमिंग। नेक्स्ट डाउन टाइम फॉर चेंजेज। देखिए यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा एक, जो यहाँ पे पेपर हेल्थ रिकॉर्ड का डिसएडवांटेज मतलब नहीं है, वो ये है डाउन टाइम फॉर चेंज। बाकी सारे के सारे क्या है, डिसएडवांटेज है पेपर हेल्थ रिकॉर्ड के। A B एंड C तीनों के तीनों क्या है, डिसएडवांटेज है पेपर हेल्थ रिकॉर्ड्स के। तो यहाँ पे ABC जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब। चलिए यहाँ पे ABC किस में आ रहा है, ऑप्शन फर्स्ट में। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट जो है वो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस इंक्लूड्स। तो देखिए जो बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस है उसको मेजर करने के लिए प्रिवेंटिव जो मेजरमेंट्स आप करेंगे वो क्या क्या करेंगे, वो आपको बताना है। कुछ यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स है बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस के। पहला ऑप्शन है एंटीबायोटिक प्रोफाइलिक्सिस बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसीजर। प्रोसीजर से पहले भी आपको एंटीबायोटिक प्रोफाइलिक्सिस करना है एंड बाद में भी देना है। नेक्स्ट, ऑल कैथेटर एंड ड्रेन आर टू बी रिमूव्ड एज अर्ली एज पॉसिबल। मतलब जो भी कैथेटर्स है, ड्रेन है, उनको रिमूव करना है एज अर्ली एज पॉसिबल। नेक्स्ट, अप्रोप्रिएट इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट जो है इम्यूनाइजेशन
करवाना है। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्शन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, जो फिजिकल एक्टिविटी है वो रेस्ट्रिक्ट कर देनी है, मतलब हिलने डुलने भी नहीं देना है पेशेंट को अगर बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस होता है। तो देखिए ये तो एक कोई प्रिवेंटिव मेजरमेंट हुआ नहीं, ठीक है, ये एक प्रिवेंटिव मेजरमेंट नहीं हुआ। बाकी सारे के सारे जो 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं ए, बी एंड सी, एंटीबायोटिक देना है, कैथेटर जो है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको बाहर निकाल देना है, मतलब रिमूव कर देना है ताकि इन्फेक्शन से बचाया जा सके। एंड इम्यूनाइजेशन जो भी ऑर्गेनिज्म है उनके अगेंस्ट जो भी पर्सन है उसको इम्यूनाइज करवाना है। तो यहाँ पे जो है ए, बी, सी जो है वो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ये वैसे बच्चों से रिगार्डिंग पूछा गया है तो इम्यूनाइजेशन उनका अप्रोप्रिएट होना जरूरी है। तो ए, बी, सी जो है वो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट जो है वो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द साइड इफेक्ट ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स इंक्लूड, एंटी डिप्रेसेंट्स के साइड इफेक्ट्स आपको बताने कौन कौन से एंटी डिप्रेसेंट्स के साइड इफेक्ट्स हैं। पहला ड्राई माउथ, डिफिकल्ट इन मिक्चुरेशन एंड कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट है एपिलेप्टिक सीजर्स, ट्रिमर्स एंड मसल ट्विचिंग। नेक्स्ट है स्किन रैशेज एंड जॉन्डिस। नेक्स्ट है सोमनोलेंस एंड ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। तो यहाँ पे जो आपके एंटी डिप्रेसेंट्स के साइड इफेक्ट्स हैं वो ए, बी और सी में जो दिए गए हैं ये तीनों के तीनों क्या है, एंटी डिप्रेसेंट्स के साइड इफेक्ट्स हैं। लेकिन सोमनोलेंस एंड ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन इसमें नहीं होता है, यानी कि ये साइड इफेक्ट नहीं है। बाकी यहाँ पे 3 जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ए, बी, सी, तीनों को अच्छे से याद कर लेना। हो सकता है सिंगल लाइनर क्वेश्चन आपके लिए बन के आ सकता है एंटी डिप्रेसेंट के साइड इफेक्ट को लेकर। तो ए, बी, सी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इंक्लूड, प्रिंसिपल क्या है, जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उसके कौन कौन से यहाँ पे प्रिंसिपल है वो आप लोगों को यहाँ पे बताने हैं। पहला ऑप्शन है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, नेक्स्ट है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, नेक्स्ट है कवरेज एंड एक्सेसिबिलिटी, नेक्स्ट है अप्रोप्रिएटनेस एंड कंटिन्यूटी। तो देखिए जो प्राइमरी हेल्थ केयर के जो प्रिंसिपल्स है उनके अंदर किन किन को इंक्लूड किया गया है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होना चाहिए एंड कवरेज एंड एक्सेसिबिलिटी जो है वो अच्छे से होनी चाहिए। अप्रोप्रिएटनेस एंड कंटिन्यूटी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि कंटिन्यूटी में हो या फिर अप्रोप्रिएटनेस हो। प्राइमरी हेल्थ केयर इक्विटेबल सभी को डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन उसमें होना चाहिए, कवरेज उसकी अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पे ए, बी, सी जो है वो आपका सही जवाब है और ये एम्स रायपुर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ए, बी, सी जो ऑप्शन फर्स्ट है वो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, डी इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिस्टर पूजा ऑन असेसमेंट शोज द फॉलोइंग बिहेवियर। देखिए एक पेशेंट का नाम दे रखा है मिसेज पूजा, जो मिसेज पूजा है उसका असेसमेंट किया गया है और कुछ इस टाइप के बिहेवियर्स जो है वो देखने को मिले हैं। पहला मेंटेनिंग रिजिड पॉस्चर, मेंटेनिंग रिजिड पॉस्चर, नेक्स्ट बीइंग म्यूट, नेक्स्ट हियर्स गॉड वॉइस, नेक्स्ट रिपीटिंग द फ्रेजेज। देखिए जो मिस पूजा है इसके बिहेवियर्स जब आपने असेस किए तो ये फाइंडिंग आपको देखने को मिलेगी। ये जो मिस पूजा है इसका जो पोस्चर है वो रिजिड है, ठीक है, वो मेंटेन करके रखी हुई है। बीइंग म्यूट बिल्कुल चुपचाप, ठीक है, बैठी हुई है, किसी से बातचीत नहीं, कोई और नहीं। हियर्स गॉड वॉइस, जब भी ये बोलती है तो यही कहती है कि मेरे को भगवान की आवाज़ सुनाई दे रही है। नेक्स्ट रिपीटिंग द फ्रेजेज, और जब कोई पर्सन बोलेगा तो वो उसकी क्या करेगी, रिपीटेशंस, उन्हीं वर्ड्स को वापस रिपीट करेगी। तो ये जो मिस पूजा के ये जो साइन एंड सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं बिहेवियर के, ये किसको इंडिकेट कर रहे हैं, ये किसके करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। देखिए पहला ऑप्शन पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया, नेक्स्ट अनडिफरेंशिएटेड स्किज़ोफ्रेनिया, नेक्स्ट कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया, नेक्स्ट रेजिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया। बाई मिस पूजा को क्या हुआ है, कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया, जिसकी वजह से रिजिड पोस्चर मेंटेन कर रखी है, बीइंग म्यूट है, भगवान की आवाज़ सुन रही है और जो भी कोई पर्सन कहता है उसके सेम रिपीट वो वर्ड्स को रिपीट कर रही है। भाई मिस पूजा को क्या हो गया, कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया। आप में से कोई मिस पूजा हो तो ऐसा ना सोचे कि आपको हुआ है, भाई ये तो कोई पेशेंट है जिसका नाम यहाँ पे डाला हुआ है। चलिए यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ दीज इज नॉट ए सिम्टम ऑफ वेजाइनल एट्रोपी, वेजाइनल एट्रोपी का कौन सा एक यहाँ पे सिम्टम नहीं है, सिंपल से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे वेजाइनल एट्रोपी का कौन सा सिम्टम नहीं है, पहला ऑप्शन है लेंथनिंग ऑफ वेजाइनल कैनाल, नेक्स्ट है थिनिंग ऑफ वेजाइनल वॉल्स, नेक्स्ट है डिक्रीज वेजाइनल ल्यूब्रिकेशन, नेक्स्ट है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड, यानी थिनिंग ऑफ वेजाइनल वॉल्स।
वेजाइनल एट्रोपी जब होगी तो वेजाइनल वॉल्स की थिनिंग नहीं होगी, क्या होगी यहाँ पे, थिकिंग। एट्रोपी वर्ड से ही पता चल रहा है एट्रोपी हो रही है, मतलब यहाँ पे थिकिंग होने वाली है, थिनिंग तो होगी नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड जो है वो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ये एक सिम्टम नहीं है वेजाइनल एट्रोपी का। बाकी यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तीनों के तीनों क्या है, सिम्टम्स है। जैसा कि इस स्टूडेंट का ये गलत है, इसलिए मैं आपको ये ऑप्शंस आज आप लोगों को शो नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मिस संजू गॉट एडमिटेड टू अंडरगोइंग ए लिम्फ नोड बायोप्सी। देखिए मिस संजू है जो एडमिट हुई है लिम्फ नोड बायोप्सी के लिए, एंड द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इस संजू की आ चुकी है। स्टेट्स दैट देयर इज नो एविडेंस ऑफ प्राइमरी ट्यूमर एंड नो रीजनल लिम्फ नोड एंड डिस्टेंटेड मेटास्टेसिस। द स्टेज ऑफ हर डिजीज बेस्ड ऑन टीएनएम क्लासिफिकेशन इज। देखिए जो टीएनएम क्लासिफिकेशन है, टी का मतलब है ट्यूमर, टी का मतलब आपका क्या हो जाएगा, ट्यूमर, एन का मतलब हो जाएगा आपका लिम्फ नोड, एंड एम का मतलब हो जाएगा आपका मेटास्टेसिस। तीनों की कंडीशन आपको दे रखी है। देखिए प्राइमरी ट्यूमर के एविडेंस इस महिला में यानी कि इस मिस संजू में नहीं पाए गए हैं। दूसरा, इसमें ना ही कोई रीजनल लिम्फ नोड है और ना ही कोई डिस्टेंडेड मेटास्टेसिस है। तो यहाँ पे टीएनएम क्लासिफिकेशन को यूज़ करते हुए आपको बताना है कि डिजीज़ के कौन सी स्टेज को बता रहा है। तो पहला ऑप्शन देखिए, टी एक्स एन एक्स एंड एम जीरो, नेक्स्ट टी जीरो एन जीरो एंड एम जीरो, नेक्स्ट टी एक्स एन जीरो एम जीरो सॉरी एम वन, नेक्स्ट टी जीरो एन एक्स एम वन। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड, नो एविडेंस ऑफ प्राइमरी ट्यूमर, नो रीजनल लिम्फ नोड एंड नो डिस्टेंडेड मेटास्टेसिस। टी एन एम क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, मतलब ऑल ओवर यहाँ पे जीरो रहेगा। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, VED स्टैंड्स फॉर, VED की फुल फॉर्म पूछी गई है। सिंपल सा क्वेश्चन है बट आपको पूछा जा सकता है। VED की फुल फॉर्म क्या होगी, वैल्यूएबल, इसेंशियल एंड डिजायरेबल, नेक्स्ट है वैल्यूएबल, एस्टिमेटेड एंड डिजायरेबल, नेक्स्ट वाइटल, इसेंशियल एंड डिजायरेबल, नेक्स्ट है वाइटल, एस्टिमेटेड एंड डिजायरेबल। देखिए ऑप्शन थर्ड और फोर्थ जो है, इसमें फोर्थ में सिर्फ एस्टिमेट लिख के इस ऑप्शन को भी खराब कर दिया। ये तो ऑलरेडी खराब थे और इस ऑप्शन को भी खराब कर दिया। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, एक ही बचता है और वो बचता है आपका ऑप्शन थर्ड। यानी VED की फुल फॉर्म क्या होती है, वाइटल, इसेंशियल एंड डिजायरेबल। बढ़ते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द किलिंग पावर ऑफ डिजीज। यहाँ पे जो नीचे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं इनमें से कौन रिप्रेजेंट कर रहा है डिजीज की किलिंग पावर को। तो डिजीज की किलिंग पावर को कौन रिप्रेजेंट करता है, पहला ऑप्शन है सर्वाइवल रेट, नेक्स्ट अटैक रेट, नेक्स्ट क्रूड डेथ रेट, नेक्स्ट कैश फैटेलिटी रेट। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि कैश फैटेलिटी रेट। जो कैश फैटेलिटी रेट है वो डिजीज की किलिंग पावर को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों ये थे हमारे प्रीवियस सेशन यानी कि कल के टेस्ट सीरीज के 30 क्वेश्चंस, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और इनमें से ऑलमोस्ट जो क्वेश्चंस डाले गए हैं वो एम्स रायपुर के पेपर से लिए गए हैं। पहली बात मैं ये बता दूं कि एम्स रायपुर के पेपर से लिए हुए हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और आप सभी को पता है कि हर एक एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बनता है वो इंपॉर्टेंट ही बनता है ना। तो यहाँ पे एम्स रायपुर से ऑलमोस्ट यहाँ पे क्वेश्चंस है करीबन 15 के समथिंग, तो वो एम्स रायपुर के क्वेश्चंस है जो आपको अच्छे से याद करने हैं। वैसे यूपीएससी पैटर्न के थे, इसलिए आप लोगों के लिए मैं ये क्वेश्चन सेशन आप लेकर आया और आप लोगों को 30 क्वेश्चन एक ही टेस्ट में इसलिए प्रोवाइड करवाया था ताकि आपको अच्छा नॉलेज मिले, अच्छे क्वेश्चंस मिले। तो आप सभी से उम्मीद रहेगी कि आप अपने साथी लोगों को लिंक शेयर जरूर करेंगे ताकि वो भी ये जो 30 क्वेश्चंस है वो अच्छे से रीड आउट कर सकेंगे और याद कर सकेंगे। कोशिश करेंगे आपको जीएनएम और सीएचओ का जो पेपर है उसके आंसर की प्रोवाइड करवा देंगे, जैसे कि अपनी बात हो चुकी है। जल्द ही कोशिश करेंगे भाई शॉर्ट एंड स्वीट में जो है आपको आंसर की प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि वो यूपीएससी पैटर्न के क्वेश्चंस आप मतलब पूछे गए हैं, इसलिए वो पेपर्स के आंसर की जो है मैं आप लोगों को सॉल्व करवा दूंगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट राजस्थान सीएचओ या फिर जीएनएम स्टाफ नर्स के पेपर की आंसर की के साथ। तब तक के लिए आप बढ़िया से अपनी तैयारी करते रहे और 8 दिन में आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस जो है वो आपको मिलते रहेंगे। टेस्ट सीरीज अपनी कल ख़त्म हो चुकी है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा और अपनी तैयारी बेस्ट से बेस्ट करते रहेगा। थैंक यू सो वेरी मच।